सरकार ने जो भी गलतियां की हैं इसके अंदर, जो भी इलीगल काम किए हैं वो सबको भी उजागर किया जाए कोर्ट के अंदर। महानगर पालिका का जो ठहराव 2020 का भेजा हुआ है उसको भी हमने चैलेंज किया कि ये भी गलत है पूरी तरीके से। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ गलत बातें कह रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो जहालत में या जाहिलियत में ये बातें कह रहे हैं। संभाजी महाराज का कत्ल हुआ, वो भी जो यहाँ पे जो शिवसेना के लीडर ने जो बताया था वो पूरा गलत बताया था, उनके सुप्रीम लीडर ने, कि संभाजी महाराज को यहाँ औरंगाबाद में लाके उनको यहाँ जेल में रख के कत्ल किया गया। वो पूना में एक मुकाम है तुलापुर जी, ये वहाँ ले जाके उनको कत्ल किया गया मनुवादियों द्वारा। ये बातों पे पर्दा डाला जाता है, हिस्ट्री बताई जाती है कि ये सारा ये जो ड्रामे हमारे कुछ यहाँ के लोकल सियासतदान बनाते हैं और बताते हैं, ये पूरी मुझे लगता है कि ये तोड़ मरोड़ के एक कम्युनल एंगल से पॉलिटिकल मोटिव के साथ ये सारे ड्रामे और ये इतिहास को बनाया गया। इतिहास बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। ऐसी शख्सियतें इस महाराष्ट्र में होकर गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा प्रदेश कुछ ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में चला गया कि मुझे लगता है कि हमारी तो पोजीशन इनके हाथ में रही तो बहुत बुरी हो जाएगी। उस बादशाह की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस इलाके के अंदर, जिस बादशाह ने कई मंदिर बनवाए। इन्होंने तोड़ने की बात की, लेकिन बहुत सारी मंदिरों को उन्होंने जागीरें दी है, उन्होंने मंदिर बनवाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को 100% सही और किसी को 100% गलत नहीं कह रहा। हिस्ट्री को हिस्ट्री के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हिस्ट्री के अंदर झगड़े निकाल के उससे जो है तो आज जो समाज है उसके बीच में लड़ाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, आपकी शख्सियत, आपका घराना पूरा औरंगाबाद जानता है कि आपको अदब से बहुत लगाव है, तारीख से बहुत लगाव है। मैंने भी काफ़ी सुना है आपके बारे में, पढ़ा हूँ। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तारीख का काफ़ी गहरा मुताला रखते हैं, शिवाजी महाराज और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बातें फैलाई जा रही है, ये फैलाई जाती है, तो तारीख के पस मंज़र से कुछ वजाहत करेंगे ताकि एक मैसेज चला जाए। जितना तारीख, मैं तो कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मैं तो मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इस केस के सिलसिले में और पहले भी थोड़ा सा हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है और जितना समझता हूँ उस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि दोनों शख्सियतें जो थी, शिवाजी महाराज की हों, संभाजी महाराज की हों या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हों, ये अपने आप में एक बड़ी शख्सियतें थी। जो लोग कोई अगर शिवाजी महाराज के या संभाजी महाराज के बारे में कोई गलत बयानी कर रहे हैं वो मेरी निगाह में बहुत गलत है, और जो लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ गलत बातें कह रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि वो जहालत में या जाहिलियत में ये बातें कह रहे हैं। वो लोग अगर थोड़ा पढ़ लिख लें तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म से बातें कर सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज थे, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक स्वराज्य का उनका एक सपना था। मुझे लगता है कि ये एक राजकीय दोनों जो रेजिम्स रही, भोसले रेजिम और मुगल रेजिम, उसमें एक कन्फ्लिक्ट रहा है। इसको कहीं भी धार्मिक उससे नहीं देखा जा सकता। दूसरी चीज़ जो है, शिवाजी महाराज के पिताजी हों, वो हमेशा अहमदनगर के निज़ाम और मतलब मुस्लिम जो रूलर्स हुए उनके साथ रहे। उसके बाद शिवाजी महाराज हों या संभाजी महाराज हों, शिवाजी महाराज के बारे में ज़्यादा हमको पढ़ने के लिए मिलता है, उनका रूल काफ़ी लंबा रहा जी, तो उसमें कई मुस्लिम्स उनके साथ रहे, उनके मिलिट्री में और हर तरीके से उनकी गवर्नमेंट के अंदर भी। उसी तरीके से अगर हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को देखें तो उनकी जो गवर्नमेंट रही उसमें मतलब जितने अभी तक मुग़ल शासक हुए उसमें सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स को बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ही गवर्नमेंट में मिली। इवन जिसमें अकबर को सबसे सेकुलर बताया जाता है हमारे मुल्क में, अकबर बादशाह को जी, तो उनकी मिनिस्ट्री में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से ये यदुनाथ सरकार की या मजूमदार साहब की किसी की किताब थी जी, तो उसमें मुझे देखने में आया था कि अकबर बादशाह की रजीम के अंदर जो है तो कुछ 23 या 27 मनसबदार कहा जाता था उस वक्त मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को, जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उनकी, उसमें वो गैर मुस्लिम थे, शायद राजपूत या ब्राह्मण या और समाज के लोग थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस खित्ते में बहुत सारी गलत अफवाहें और गलत हिस्ट्री बताई गई है। उनकी मिनिस्ट्री के अंदर लगभग 43 या 47, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन 40 के ऊपर ही फिगर है, वो मनसबदार जो थे वो राजपूत और दिगर हिंदू समाज से आते थे। तो पहली चीज़ तो ये कंसेप्ट के उनको एक हिंदू विरोधी बताना ये बहुत गलत है,
जो हमारे सियासतदान उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप लोग पहले जाके थोड़ा सा पढ़ दें, और अगर थोड़ा पढ़ लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपसे शायद कुछ अच्छे काम होंगे जनता के लिए। इस किस्म से नफ़रत फैलाना समाज में, समाजों में तेढ़ निर्माण करना, ये हमारा संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। चौथी चीज़ जो है, तो एक चीज़ हिस्ट्री में हमको पढ़ने में आई, जो हमने अपनी याचिका में भी उसको शामिल किया है, कि जब संभाजी महाराज का कत्ल हुआ, वो भी जो यहाँ पे जो शिवसेना के लीडर ने जो बताया था, वो पूरा गलत बताया था उनके सुप्रीम लीडर ने, कि संभाजी महाराज को यहाँ औरंगाबाद में लाके उनको यहाँ जेल में रख के कत्ल किया गया। तो ये मैं इस बात पे बिल्कुल मुतमईन हूँ, और ये हमने पढ़ा है और हमने लगाया भी है कि औरंगजेब ने उनको सजाए मौत सुनाई थी, और उसमें सिर्फ संभाजी महाराज नहीं थे, औरंगजेब के बेटे भी थे, क्योंकि वो राजद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने सल्तनत के खिलाफ वो खड़े हुए थे। अब वो अपना अपना स्टैंड हो सकता है। आज भी अगर हम और आप सल्तनत के खिलाफ खड़े हो जाएं तो हमें भी राजद्रोह लग के हमें भी जो है तो सजाए मौत सुनाई जाएगी जी। तो ये सजाए मौत उनको सुनाई गई थी। जो हमने पढ़ा है कि औरंगजेब के बेटे को कहीं अफगानिस्तान में ले जाके उनको वहाँ पे वो सजाए मौत दे दी गई, क्योंकि ये मुगल्स के इसमें रहता था कि खानदान का अगर कोई फर्द को सजाए मौत देते थे तो यहाँ नहीं देते थे, महल में बगावत हो जाती थी तो वो उसको उधर भेज देते थे पर्शिया के नाम से, और वहाँ पे ले जाके उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। संभाजी महाराज को सजाए मौत ज़रूर दी गई, लेकिन उनको जो कत्ल किया ये मनुवादियों ने किया। ये इसमें कई शरद पाटिल साहब की और कोकाटे साहब की सबकी किताबें मौजूद है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस की। और वो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो पूना में एक मुकाम है तुलापुर जी, ये वहाँ ले जाके उनको कत्ल किया गया मनुवादियों द्वारा। ये बातों पे पर्दा डाला जाता है। उसके बाद बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने कत्ल किया, और उनकी जो बॉडी थी उसके कई टुकड़े करके उसको वड़ू बुद्रुक नाम एक मुकाम है जो पूना के बॉर्डर पे आता है, अहमदनगर और पूना के भीमा कोरेगांव के पास, वहाँ उनकी बॉडी को फेंक दिया था ये लोगों ने। वहाँ के महार समाज के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया उनका, और उनकी समाधि जो है वो वड़ू बुद्रुक में आज भी है। आप कोई भी चाहे तो पूरी दुनिया में जाके देख सकता है कि संभाजी महाराज की जो समाधि है वो वड़ू बुद्रुक जो भीमा कोरेगांव नदी के किनारे है, वहाँ पे उनकी समाधि है। और उसी के बाजू जो महार समाज के जो बड़े आदर से नाम लिया जाता है, जिसकी मुझे लगता है कि अब वो तो हिस्ट्री का लंबा पार्ट हो जाएगा, वो समाधि भी उसी के बगल में वहाँ पे स्थित है। तो ये जो हिस्ट्री बताई जाती है कि ये सारा ये जो ड्रामे हमारे कुछ यहाँ के लोकल सियासतदान बनाते हैं और बताते हैं, ये पूरी मुझे लगता है कि ये तोड़ मरोड़ के एक कम्युनल एंगल से पॉलिटिकल मोटिव के साथ ये सारे ड्रामे और ये इतिहास को बनाया गया। इतिहास बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ हमारे देखने में आई जो हमने उसमें लगाई है कि संभाजी महाराज की डेथ के बाद उनके जो 3 बेटे थे जी, शाहू महाराज, माधव सिंह और अदू सिंह के नाम से आता है। उसके बाद में शिवाजी महाराज की वाइफ और संभाजी महाराज की वाइफ को औरंगजेब ने अपने उसमें पनाह में बुलाया। उन सबको मनसबदारी दी। मनसबदारी यानी मिनिस्ट्रीज जैसी होती है, तो इनको शायद राज्य मंत्री का दर्जा यानी 3000 मनसबदारी का ऐसा कुछ दिया। उसके साथ में उनको हाथी घोड़े डैगर और सारा मंत्री पेंशन और सब कुछ, नौकर चाकर अकाउंटेंट्स सब कुछ दिए। और उनके जो बड़े बेटे थे, सबसे बड़े बेटे जो 9 साल के थे उस वक्त, शाहू महाराज, उनको 7000 मनसबदारी दी गई। ये बात है 1689 की, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने जो पढ़ा था। 7000 मनसबदारी शाहू महाराज को दी गई, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी। और 1689 से 1707 यानी 1707 तक शाहू महाराज जो थे वो औरंगजेब के साथ उनके मिनिस्ट्री में एज अ कैबिनेट मिनिस्टर जी वो सर्व करते रहे। वो वहाँ पे उसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो ये जो हिस्ट्री को जिस तरीके से बताया जाता है, जब हम इन सियासतदानों को सुनते हैं तो इनकी जहालत पर, इनकी कम पढ़े लिखे होने पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हमारी जनता किन लोगों के हाथ में पड़ चुकी है। एक ऐसा प्रदेश जिसमें वसंतराव नायक साहब हुए, विलासराव देशमुख साहब हुए, ऐसे बड़े बड़े नेता और जिन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया। और इवन शाहू महाराज जो बाबा साहेब के साथ है,
ऐसी ऐसी शख्सियतें इस महाराष्ट्र में होकर गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा प्रदेश कुछ ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में चला गया कि मुझे लगता है कि हमारी तो पोजीशन इनके हाथ में रही तो बहुत बुरी हो जाएगी। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ये बाहर आने की ज़रूरत है, और जिस किस्म से ये बातें हो रही है ये बहुत दुख की बात है। सर जैसा आपने जानकारी दी तो मुझे भी बड़ी हैरत हो रही है, और मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैं इतराफ़ कर रहा हूँ आपके सामने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपने जानकारी दी ये उर्दू किताबों के हद तक महदूद है क्या? उनके फारसी और जो रहती संस्कृत ज़बान में मौजूद है? क्या ऐसा ना हो जाए कि ये उर्दू मवाद है, उर्दू शायरों ने मुफस्सिर ने लिखी है, ये सरकारी रिकॉर्ड पे भी है क्या? इसमें से जो बहुत सारी बातें हैं वो आपको गवर्नमेंट की बुक्स में मिलेगा। इसमें जो ऑथर्स हैं उसके, ये जो मैंने आपको बताया ये किताबें हैं कुंटे साहब की हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने छापा है। ये बातें यदुनाथ सरकार की किताब से हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंडोर्स करती है। ये बातें आपके पांडे साहब की किताब से हैं जिसको महाराष्ट्र ने छापा है। ये बातें डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद की किताब से हैं जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं। कुछ इंटरनेशनल हिस्टोरियंस ने भी हमसे इस याचिका के बनाते वक्त ताउन किया। उन्होंने भी जिसने न्यू जर्सी में और लंदन में इसमें जो रिसर्च किए हैं जी, उनसे भी हमने ये दाखिल करने से पहले संपर्क किया था। उन्होंने भी हमको अपनी तरफ से हिस्ट्री का सारा जो भी मटेरियल था वो भेजा। तो ये सारा एक ऑथेंटिक उससे है। इसमें बहुत सारी किताबें जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ही हिस्ट्री से। अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि इसमें सेतु माधव पगड़ी साहब की किताबों में से है जो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसको एंडोर्स करती है पूरी बातों को जी। तो ये उन्हीं की किताबों से मिला है। इसमें मराठी में किताबें हैं, इसमें हिंदी में किताबें हैं, इसमें इंग्लिश में किताबें हैं, उर्दू की किताबें भी अगर उन्होंने रेफरेंस दिया है तो ये किताबें जो है आज मराठी, हिंदी और इंग्लिश में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ये उस राजा की बात, उस बादशाह की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस इलाके के अंदर जिस बादशाह ने कई मंदिर बनवाए। इन्होंने तोड़ने की बात की लेकिन बहुत सारी मंदिरों को उन्होंने जागीरें दी है, उन्होंने मंदिर बनवाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को 100% सही और किसी को 100% गलत नहीं कह रहा। हिस्ट्री को हिस्ट्री के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हिस्ट्री के अंदर झगड़े निकाल के उससे जो है तो आज जो समाज है उसके बीच में लड़ाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, चाहे शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, औरंगजेब हो, मुगल राजे हो, टीपू सुल्तान हो, महाराणा प्रताप हो, बसोराज महाराज हो और हमारे दीगर जो सम्राट अशोक हो, गुप्ता हो, मौर्य हो, ये सारी जो हमारी यहाँ पे पैठन के अंदर हमारे पास शालिवान राजा की बहुत बड़ी हिस्ट्री आती है। तो ये सारा हमारा इतिहास है और ये इस इतिहास पे हमको गर्व है। अगर किसी राजा से कोई लड़ाई हुई होगी, चाहे वो राजपूत राजे हों या सिख राजे हों या और मराठा राजे हों या और कोई हो, तो उसको हम आज मुहज़्ज़िब समाज के अंदर जी उसको हम झगड़े का बायस कैसे बना सकते हैं। वो रिजीम्स अपने अपने रियासत के लिए, अपनी सत्ता के लिए लड़ी और वो चली गई। हमको तो आज जो हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों की वजह से मिला है, जिसमें हर समाज, हर धर्म के लोगों का खून शामिल है जिन्होंने इस मुल्क के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उस मुल्क को आगे ले जाना है। ना कि हम 1947 के पहले जो इंडिया जब राजाओं के बीच में बटा हुआ था वो सारे झगड़े निकाल के हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, ये बहुत गलत बात है। हमको सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और इस मुल्क को हम आगे कैसे ले जा सकें इस बात पे ख्याल रखना पड़ेगा। क्या मंदिर था, क्या मस्जिद थी, कहाँ क्या था, किसने क्या तोड़ा और किसने क्या बनाया, इसके बारे में अगर हम झगड़ा करने लग जाएं तो सारी दुनिया मुझे लगता है कि हम पे हंसेगी जी। आज जो हमारे औरंगाबाद वाले जो इस लड़ाई पे लड़ रहे हैं तो हमको एक प्लेटफॉर्म के आके लड़ना चाहिए। ये लड़ाई एक इलाके की, एक पहचान की लड़ाई है। ये किसी हिंदू मुस्लिम, किसी मजहब की लड़ाई नहीं है। और हमें गर्व है कि हमें एक सुनहरा इतिहास सारे यहाँ पे मिला हुआ है। अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हम शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज हों, शाहू महाराज हों, सबके जो है तो अच्छी बातें लें। इधर से जो दूसरे राजे हुए उनसे भी जो बातें हैं वो अच्छी बातें लें और अपने मुल्क को, अपने एरिया को आगे बढ़ाने लगे। हम लोग दक्कन के इलाके से आते हैं और दक्कन की हिस्ट्री बहुत तवी है, बहुत वास्ट है जी।
तो ये जो शहर जो औरंगाबाद जो था ये एक कैपिटल था, जो इतनी बड़ी मुगल सल्तनत जिसको अखंड भारत का आज जो सपना आरएसएस दिखाती है, वो अखंड भारत का वही प्लान नक्शा है जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम पे इंडिया का मुगल उसका था जी। इसमें कई कंट्रीज तक हमारी जो बाउंड्रीज थी इंडिया की वो फैली हुई थी। बाद में ब्रिटिश आके ये सारी बाउंड्रीज हमारी टूट गई। तो एक इतनी बड़ी क्या कहेंगे आपको बादशाहत का डेक्कन कैपिटल हमारे शहर को मिला हुआ था, जहां यहाँ पे आज अजंता एलोरा जैसी इतनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपके पास मौजूद है, इतने टूरिज्म प्लेसेस आपके पास, इंपॉर्टेंट टूरिज्म आपके पास मौजूद है। ये सारी चीज़ों का हमको गर्व करके हमको आगे चलना चाहिए, ना कि हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ये सारे झगड़ों में निपट जाएं और ऐसे जाहिल पॉलिटिशियंस की बातों में आके हम कोई एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये बहुत दुख की बात है। सर, अभी आपने कहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिरों को जागीरें दी। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, ये ऐसा तो नहीं कि उर्दू किताबों तक महदूद है, ये इसकी कोई प्रावे सनद है, जैसा आपने तारीख का मुताला किया, जैसा फारसी में उनकी जो भी संस्कृत में कोई ऐसा पुख्ता कल को अगर मान लीजिए कोई हमारा हिंदू भाई या कोर्ट ने सवाल किया कि बताइए कहाँ है सनद, तो है ऐसा कुछ पुरावा है? बहुत सारी पुरावे मौजूद हैं। हमने जो कोर्ट में अपनी याचिका में भी लगाया है उसके अंदर भी हमने सारे किताबों का रेफरेंस हवाला दिया है कि ये हम कह रहे हैं तो हमने कौन सी किताब से, किस हिस्टोरियन से उससे लिया है, रेफरेंस से लिया है। सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, हिंदी में, मराठी में, महाराष्ट्र सरकार की किताबों के अंदर भी आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। ऐसी भी कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग रही थी, तो उस वक्त की हिस्ट्री के हिसाब से वो थी, हमने उसको बिल्कुल भी अपने याचिका में नहीं लिया, क्योंकि किसी का भी दिल दुखाना हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा ये मकसद है कि हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरीके से लिया जाए और इसको जाति और धर्म के बीच में तेढ़ निर्माण करने के एक हथियार के तौर पे न दिया जाए। सर, आज ये आखिरी सवाल, आज औरंगाबाद शहर में हमने देखे 2 दिन पहले के अंदर कि एक तरफ धरना मोर्चा चल रहा है और एक तरफ कुछ पार्टियों की जानिब से जो है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फोटो को जलाया गया, उसमें खाजा साहब की फोटो को भी जलाया गया। ये पहलू, और एक तरफ जो है तो कानूनी लड़ाई चल रही है। ये दोनों पस मंजर को, दोनों हालात को कैसे देखते हैं आप? मैं सभी लोगों से अपनी तरफ से एक शहर का नागरिक होने के नाते ये अपील करूंगा कि ऐसी कोई जहालत की हरकत ना हो। हम एक दक्कन के एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां से कई तहजीबों का जिसका जन्म हुआ है। यहाँ पे मराठी के भी बड़े साहित्यकार हुए हैं, यहाँ पे बाबा उर्दू जो मौलवी अब्दुल हक साहब का भी इसमें यहाँ पे वो है। ऐसे ऐसे यहाँ से किताबें छपी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ हुए हैं। तो एक महज़िब और अच्छे शहर से हम आते हैं, इस किस्म से जाहिल हरकतें करना ये गलत बात है। जो अगर कोई ये कह रहा है कि किसी की खबर को ये कर दो, तो ये कोई महज़िब हरकत नहीं है। एक इतने बड़े बादशाह का बारे में ये कहना, क्योंकि वो भी जो है वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे, गुजरात में उनका पैदाइश हुई थी और हिंदुस्तान में ही वो दफन हुए। वो ना कहीं से बाहर से आए थे, ना कुछ बाहर लेके गए। उन्होंने जो कुछ कमाया या जो भी उन्होंने किया वो यहाँ की जनता पे ही उन्होंने वो निछावर किया। उनके बारे में अगर आप उनके कैरेक्टर को देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल जो एक रेजिम्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ हो वो एक अलग पार्ट है, लेकिन बात का जो आप कैरेक्टर देखेंगे, जैसे मैंने आपको शाहू महाराज के बारे में जो बताया, तो शाहू महाराज की में जहाँ तक जानकारी है उनकी शादी भी औरंगजेब के उसमें ही हुई और वो कोई मुस्लिम रानी से नहीं हुई थी। जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कन्वर्ट चिन्ह और ये वो सब बातें, उनकी 2 शादियाँ औरंगजेब की सरपरस्ती में हुई और एक शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है मराठा रानी थी, एक राजपूत रानी थी। और 18 साल जैसे मैंने बताया कि शाहू महाराज ने औरंगजेब के साथ जो है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर काम किया, उसके अंदर मनसबदार के तौर पे 7 हज़ारी उनको राजा की पदवी देके, सारी जो पेशवाई थी आपके पूना की वो शाहू महाराज के अंडर में आती थी। तो ये एक इलाके की लड़ाई थी, ये कोई भी ऐसी रिलीजियस की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। यानी कि आपने शाहू महाराज का जिक्र किया, शाहू महाराज बोले तो औरंगजेब रहमतुल्लाह की उनकी कमांड में चल रहे थे, यही बोलना चाह रहे हैं आप? उनके कमांड में, उनके साथ उनकी गवर्नमेंट में एज अ कैबिनेट मिनिस्टर जो कहते हैं आज के दौर से अगर बात करें, 7 हज़ारी मनसबदारी के अंदर शाहू महाराज ने उनके साथ काम किया है। उसके बाद उनकी 2 शादियां भी उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में हुई और उनको राजा की जो
पदवी थी या जो मुकाम था वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ही दिया गया, और बाद में उनकी डेथ के बाद, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की डेथ के बाद जो है वो मुगल आर्मी की ही एक टुकड़ी देके उन्होंने अपनी एक गद्दी, जिसमें वो फैमिली कन्फ्लिक्ट हुआ था कोल्हापुर और सातारे की गद्दी का, तो उन्होंने एक गद्दी अपनी हासिल की, सातारे की गद्दी, जिसमें आज उदयनराजे भोसले का जो परिवार है वो संभाजी महाराज के परिवार से आते हैं। दूसरा तारा रानी का जो परिवार था वो कोल्हापुर की गद्दी है, जिसमें आज पुणे में जो संभाजी महाराज रहते हैं वो उस गद्दी से आते हैं। तो ये, अच्छा इसमें एक और मजे की बात, ये कभी देखने में कहीं हिस्ट्री में नहीं आया कि ना कभी शिवाजी महाराज की तरफ से, ना कभी संभाजी महाराज की तरफ से, ना कभी शाहू महाराज की तरफ से, ना कभी संभाजी महाराज के परिवार की तरफ से, ना कभी तारा रानी का जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थी उनकी तरफ से कोई डिमांड इस खित्ते के लिए नहीं उठी। ये जो भी लड़ाई थी वो उस वक्त शिवाजी महाराज और मुगल सल्तनत में जो हुई, तो वो पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर वो साइड के लिए चल रही थी। औरंगाबाद ये जो शहर था इसके लिए कभी कोई जंग नहीं हुई, इसके लिए कभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इन दो रिजीम्स के बीच में। अननेसेसरी हमारे शहर को एक बैटलफील्ड, एक बैटल ग्राउंड बना के पॉलिटिकल पार्टियों ने रख दिया है। ये सारा झूठ इन्होंने यहाँ के पसेरा और उसके आधार के ऊपर ये अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सर एक सवाल जाते इधर जहन में आ गया सर, आज शहर में इस बात के बहुत चर्चे चल रहे हैं कि जब एनआरसी का मुद्दा आया था और किसान आंदोलन का मुद्दा आया था, तो लोग कह रहे हैं कि जैसा आप पता है कानून लड़ाई का मतलब, काफी लोग कह रहे हैं कि कानून लड़ाई है और धरने मोर्चे से कुछ होने वाला नहीं है। और औरंगाबाद खादा साहब का कहना है कि जब किसान आंदोलन हुआ था, एनआरसी का मसला हुआ था, तो शाहीन बाग सजे थे, तो उसकी ताकत थी, जन आंदोलन की ताकत थी, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो ये एक तरफ ये पहलू आ रहा है और एक तरफ कानूनी पहलू आ रहा है, तो क्या सही है क्या गलत है, क्या दोनों सही है? डेमोक्रेसी के अंदर जनता की बात होती है और जनता का सब फैसला सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी रन होती है कानून से। तो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर पूरा यकीन रखते हुए, हमारी न्यायपालिका के पर पूरा भरोसा रखते हुए हमें न्यायिक लड़ाई लड़नी चाहिए जहाँ से ये फैसला आएगा। जनता को लोकतंत्र के अंदर अपना विरोध दर्शाने का, किसी भी हेल्दी लोकतंत्र के अंदर पूरा अधिकार है। वो भी मुझे लगता है कि अगर हम अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, हमें अपना विरोध भी दर्ज कराना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस बात का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं ऐसा कोई कदम ना उठा दें जिससे कि कहीं माहौल ख़राब हो या कहीं समाज में तेढ़ निर्माण हो। मुझे पूरा यकीन है औरंगाबाद के लोग बहुत, हमारे जो भाई लोग हैं वो बहुत समझदार हैं और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, बुद्धिस्ट, ईसाई सबको मिल के ये प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहिए और सरकार तक, अदालतों तक, जो भी मीडिया के ज़रिए बात पहुंचानी है उसको पहुंचाएं, लेकिन जो एक आपसी सौहार्द है जी उसको बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आज है, कल ख़त्म हो जाएगी। कल वापस हमको एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहना है और अपने इलाके को, अपनी पहचान को, एक औरंगाबाद का, एक दक्कन की जो हमारी पहचान है उसको बरकरार रखते हुए जो है तो हमको आगे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि औरंगाबाद के जो हमारे दीगर जो भाई हैं सारे, जो कुछ अनपढ़ जाहिल पॉलिटिशियंस की बातों में आ जाते हैं जी, अगर वो ये समझ लेंगे कि वो कितनी बड़ी विरासत की यानी उसके वारस हैं, वो कहाँ रह रहे हैं। ये इलाका जो था ये पूरी, में जैसे आपको बताया कि इतनी बड़ी मुगल सल्तनत के दक्कन का कैपिटल था जी, जहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हुए हैं। तो इतनी बड़ी एक इलाकाई पहचान को, 400 साल पुरानी इलाकाई पहचान को खो देना, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा और हमको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जो हमारे ये महाराष्ट्र के राजे हुए हैं उनको हम पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी उनके सम्मान के लिए अगर हमारे जो बाकी के कुछ भाई हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ इसके अंदर आगे करें तो हम बिल्कुल शाना बशाना, कंधा से कंधा लगा के उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक हिस्ट्री के कैरेक्टर को दूसरी के हिस्ट्री के कैरेक्टर के सामने लड़ाना नहीं चाहिए। हिस्ट्री को हिस्ट्री में रखना चाहिए। जो संस्कृति या जो कौमें या जो इलाके अपनी हिस्ट्री को सजो के रखते हैं वो मुस्तकबिल में भी आगे जाते हैं। क्या तरह तरह की बातें हो रही है
कि भाई हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर है, ये सारी बातें हैं, अब कार्रवाई कहाँ तक पहुंची और आगे का इसका मरहला क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामांतर के विरोध में, उसमें हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे जो कानूनी, ऐतिहासिक और जो लीगल पॉइंट्स और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सबको कवर किया जाए। सरकार ने जो भी गलतियां की हैं इसके अंदर, जो भी इलीगल काम किए हैं वो सबको भी उजागर किया जाए कोर्ट के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमारे जो वकीला हैं, जो वकीलों की टीम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से याचिका तैयार की है। उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, और उसमें अगर ऐसा लगता है तो उसमें अमेंडमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है। सारी रिजॉइंडर्स या अमेंड करके उसमें चीज़ें ऐड भी की जा सकती हैं। लेकिन अभी तक जो भी सारी बातें पेश हुई हैं तो उससे हम लोग इसलिए मुतमईन हैं क्योंकि ये बनाते वक्त औरंगाबाद के जो पहले भी जो काम कर रहे थे इस नाम के लिए, जैसे तामीर मिल्लत कमेटी थी, हमारे खालिद अहमद साहब थे, एम लतीफ़ साहब थे और उनके साथ जो उनकी टीम थी, उसके बाद हमारे शहर के रमज़ान सर हैं और बाकी जो वकील हैं जैसे खान सलीम खान साहब हैं, बायस साहब हैं, एडवोकेट आनंद बायस, और बाकी पश्चिम महाराष्ट्र के बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो हिस्टोरियंस, हिस्ट्री पे काम करने वाले लोग हैं, सबसे कंसल्ट करके सबसे सारे बातों का डिस्कशन करके ये याचिका दाखिल की गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। सरकार चाहे कितना भी हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर ले, मुझे लगता है कि हम औरंगाबाद वाले ये पहले लोग होंगे हिंदुस्तान में इतने दिन से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कि हम अपने शहर को, अपनी पहचान को बचा लें। सर, आज जब हम शहर में घूम रहे थे तो काफ़ी लोग, क्योंकि हम पत्रकार हैं और लोग समझते हैं कि पत्रकार को सारी जानकारी होती है, होना भी चाहिए, होती भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमें पता नहीं होती है। कुछ लोगों ने बराह रास्त मुझसे सवाल किया, पत्रकार साहब अब तक ये सुन रहे थे, बोले, यानी उनकी सोच की मैं बता रहा हूं कि औरंगाबाद जिले के लोगों को ही जो है तो याचिका मतलब दाखिल करना है, फॉर्म विरोध जब्त कराना है। अब सुनने में आया कि डिवीजन, और डिवीजन से मुराद क्या है, डिवीजन में कितने जिले आते हैं, उसका स्वरूप क्या है, शक्ल क्या है? जैसे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 6 डिवीजन्स हैं, तो उसमें जो मराठवाड़ा जो इलाका कहा जाता है, उसमें इस इलाके को औरंगाबाद डिवीज़न के नाम से जाना जाता है, जिसमें औरंगाबाद, नांदेड़, बीड़, उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर, जालना, ये सारे 8 ज़िले इसमें आते हैं, जिनके आगे औरंगाबाद डिवीज़न लिख के आता है, औरंगाबाद विभाग। तो हमारे पास यहाँ जो डिविजनल कमिश्नरेट है, जिसमें विभागीय आयुक्त बैठते हैं, तो यह औरंगाबाद विभाग के आयुक्त का यहाँ मुख्यालय है। अभी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जो पहले निकाला था, एनओसी दी थी केंद्र सरकार ने, उसमें औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने की बात आई थी, लेकिन सरकार ने आनन फानन में इल्लीगली शहर का एनओसी होने के बावजूद पूरे ज़िले का नाम बदलने का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। वो बहुत गलत है, हमने कोर्ट में ये बात भी बताई है। पहली चीज़ तो शहर का भी नहीं तब्दील किया जा सकता। महानगर पालिका का जो ठहराव 2020 का भेजा हुआ है, उसको भी हमने चैलेंज किया कि ये भी गलत है पूरी तरीके से। जिन कानूनों का ये हवाला दे रहे हैं, एमएलआरसी जो है, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 का जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का जो ये हवाला दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर लागू ही नहीं होता। हमारा ये भी कंटेंशन है, हमारा ये भी दावा है। दूसरी चीज़, जो केंद्र सरकार की 1953 की जो गाइडलाइंस है गृह मंत्रालय की, उसका भी पूरा सीधा उल्लंघन महानगर पालिका के उस ठहराव में किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सारी पॉइंट्स पे सरकार या ये जो ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें, ये टिक भी नहीं पाएंगी। उसके बाद में जो है, इन्होंने आनन फानन में अभी एक और वो किया है, फैसला किया है, नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हम इस विभाग का भी नाम बदल देंगे। औरंगाबाद विभाग के बजाय इसको छत्रपति संभाजी नगर विभाग के नाम से ये जाना जाए, इसके लिए ऑब्जेक्शंस मंगाए जा रहे हैं। हमारे शहर के लोग भी जो ऑब्जेक्शंस इस वक्त दाखिल कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जी, वो विभाग का नाम तब्दील ना हो उसके लिए है। अगर आप पता करेंगे ग्रामीण इलाकों में, तो तलाटी हो गए या तहसील ऑफिस के लेवल पे जो है, तो वहाँ पे लोग घूम रहे हैं पूछते हुए कि आपको विभाग का नाम क्या चाहिए, ये चाहिए। तो कल हम लोग इसी केस के सिलसिले में, मैं और हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हम लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया कि भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या चल रही है एक्टिविटीज़। तो पता चला कि वहाँ के लोगों के पास तो इसकी कोई इल्म ही नहीं है कि ये हमको भी कोई ऑब्जेक्शन दाखिल करना है जी। इसीलिए एक लोगों के तक ये मालूमात पहुँचे कि आपको भी इसमें शामिल होना है। आपके विभाग जो औरंगाबाद विभाग में आते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स मराठवाड़ा के,
उनको भी इसमें ऑब्जेक्शंस दाखिल करने, इसलिए वो मालूमात के लिए एक वीडियो दिया गया। और मुझे सवेरे से काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, लोग इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग हैं मराठवाड़ा के, वो चाहते हैं कि ये विभाग औरंगाबाद विभाग के नाम से ही जाना जाए। सर, एक नागरिक ने मुझसे सवाल किया जब मैं आपके पास आ रहा था। उन्होंने कहा था, पत्रकार साहब, जब औरंगाबाद का नाम बदली हो रहा है तो खाली औरंगाबाद जिले की राय ली जाए, डिवीजन के क्यों? एक सवाल उबल के आया है, तो इसको कानूनी नुक्ते से कैसा देखते हैं आप, डिवीजन प्लस औरंगाबाद जिला? देखिए, सरकार ने खुद नोटिफिकेशन निकाला है, ये तो किसी ने यानी कोई नागरिक की तरफ से तो नहीं है। जब सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल रही है कि हमको, उन्होंने ऑब्जेक्शंस मंगवाए हैं कि 27 मार्च 2023 तक आपको ऑब्जेक्शंस दाखिल करने होंगे डिवीजन के सारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को, कि वो अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करें अगर उनको इस डिवीजन का नाम तब्दील करने में कोई आपत्ति हो तो इसलिए जो भी नागरिक हैं वो अपनी राय रख सकते हैं, उनका क्या इसमें कहना है। कुछ लोगों ने कुछ फॉर्मेट्स बनाए हैं लीगल एडवाइजर्स से राय लेके, चाहे तो उस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं, या चाहे तो अपने लेवल से भी कोई जवाब अगर बना के दाखिल करना चाहे। उसमें हमने बताया भी है कि अगर इस पे 5 रुपए का एक टिकट लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बनिस्बत कि आप वैसी ही अपना ऑब्जेक्शन दाखिल कर दें डिविजनल कमिश्नर के अंदर, और एक लिस्ट के साथ दाखिल करें। ये नहीं हो कि अगर एक 100 लोग 200 लोग एक साथ समझिए आके अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, फैमिली के या महल्ले के लोगों को या घर के लोगों को साथ में की तरफ से, तो सिर्फ उसमें व इतर लिख दिया जाए। जैसे रियाज अंसारी का अगर उस पर सबसे ऊपर फॉर्म हो तो रियाज अंसारी व इतर, तो इसमें आपको एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं मिलती कि कितने लोग इस ऑब्जेक्शन के अंदर हैं, कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है। तो हर एक का फॉर्म अपना अपना हो, उस पर 5 रुपये का टिकट लगा हो, और एक लिस्ट बनाई जाए सबमिट करते वक्त कि इसमें कितने फॉर्म्स हैं, किस किस के फॉर्म्स हैं, उनके नाम, उनके नंबर, आधार नंबर डाल के एक लिस्ट बनाई जाए और उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट दिया जाए, ताकि जो ऑब्जेक्शंस की गिनती है वो सही सही तरीके से हो सके। वरना आप तो जानते हैं कि क्या खेल इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहे हैं, और जो करंट रेजीम है ये सारे इस किस्म से हथकंडे अपनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ये ना हो कि कहीं अगर 10,000 या 20,000 या 50,000 लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन आए और उसको 5 और 10 और 100 के गिनती में जाके रख दिया जाए, तो हमें लगता है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं।